हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 94 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्या कहता है? देखो, ये बात करता है वेकेशन, ठीक है। मतलब खाली है ना, ये वेकेशन छुट्टी नहीं है, ठीक है। वेकेशन मीन खाली, या रेजिग्नेशन के बारे में, इस्तीफे के बारे में, या रिमूवल के बारे में, किन के ऑफिस ऑफ स्पीकर के बारे में, और डिप्टी स्पीकर को किस तरह से डिप्टी स्पीकर को वैकेट करता है अपनी सीट, कैसे वो रिजाइन कर सकता है, कैसे वो उसको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस के। कौन से ऑफिस है? लोकसभा के ऑफिस। तो यहां जानने की चीज है वेकेशन। देखो, वेकेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। या वो मेंबर नहीं रहा, ठीक है, सीज टू बी द मेंबर ऑफ हाउस, कि लोकसभा का वो मेंबर ही नहीं रहा, वो एमपी ही नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्पीकर भी नहीं रहेगा, तो उसे उसे अपनी सीट से जो है हटना पड़ेगा। या डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ए मेंबर ऑफ द हाउस शैल वैकेट इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकते हैं, वो रिजाइन कर सकते हैं। ये मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। वो रिजाइन कर सकता है, लेकिन रिजाइन उसे रिटर्न में देना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर जो है वो रेजिग्नेशन रिटर्न में देगा स्पीकर को, ठीक है। राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस इफ स्पीकर टू द डिप्टी स्पीकर एंड इफ डिप्टी स्पीकर टू द स्पीकर रिजाइंस। तो दोनों में से, ठीक है, अगर स्पीकर रिजाइन कर रहा है तो वो डिप्टी स्पीकर को रिटर्न में देगा, और अगर डिप्टी स्पीकर रिजाइन कर रहा है तो वो स्पीकर को रिटर्न में देगा कि मैं लिख दे रहा हूं कि मैं रिजाइन करता हूं इस ऑफिस, ठीक है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है रिमूवल। आज देखो, पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, कोई भी चीज, 1 रुपया अगर पास करवाना है ना पार्लियामेंट में, तो उसके लिए भी रेजोल्यूशन लाना पड़ता है। पार्लियामेंट में कोई बात करनी है तो उसके लिए रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन से पार्लियामेंट चलती है। रेजोल्यूशन, वोटिंग, डिबेट, डिस्कशन, इन चीजों से रेजोल्यूशन लाया जाएगा। जिसको भी अगर दिक्कत है पार्लियामेंट की जो है स्पीकर से, तो रेजोल्यूशन लाया जाएगा पार्लियामेंट में। एक बात याद रखना, मैं उसको 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा पहले ही, ताकि लोकसभा का स्पीकर जो है या डिप्टी स्पीकर जो है वो क्या करेगा, वो जो है अपना पक्ष जो है अपनी सफाई देने के लिए, अगर उसकी कोई गलती है तो वो उसको दिन टाइम भी तो मिलना चाहिए ना, ठीक है। अगर ये रेजोल्यूशन जो लाया गया है लोकसभा में, अगर तो ये पास होता है, ठीक है, पास्ट क्या, मेजोरिटी के साथ, प्रोवाइडेड के नो रेजोल्यूशन शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज प्रायर नोटिस, पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा स्पीकर को, फिर जो है वो रेजोल्यूशन लोकसभा में लाया जाएगा। और ये रेजोल्यूशन जो है अगर पास होता है मेजोरिटी के साथ, कौन सी मेजोरिटी, ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स, जितने भी तब मेंबर हैं लोकसभा के, टोटल मेंबर जो लोकसभा, उसकी मेजोरिटी के साथ, ठीक है। तो ये जो बात है मेजोरिटी की बात है, इसका मतलब इसमें राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं है। डिप्टी स्पीकर के केस में राज्यसभा का लेना देना है, लोकसभा का लेना देना है, क्योंकि नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा से, जो है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। चलो वो बात बाद में करेंगे। तो स्पीकर, अगर ये रेजोल्यूशन पास हो गया मेजोरिटी के साथ, तो स्पीकर को जो है ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है। याद रखना 14 डेज का नोटिस होता है। इसमें एक और चीज है, प्रोवाइडेड फर्दर whenever the house of the people is dissolved, the speaker shall not vacate until immediately before the first meeting of the discussion। एक और बात, जब भी एक राज्यसभा का, सॉरी, एक लोकसभा का टाइम पूरा हो गया, समझ लो 5 साल पूरे हो गए, या बीच में ही डिसॉल्व हो गई, कोई और हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, सरकार गिर गई, कोलेशन सरकार थी, कुछ भी हो, ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, ठीक है। अब लोकसभा डिसॉल्व हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि स्पीकर भी उसी के साथ रिजाइन कर देगा, ठीक है। स्पीकर जो है तब तक नहीं रिजाइन करेगा जब तक कि नया लोकसभा का जो है नई लोकसभा चुन के नहीं आती। जैसे ही नई लोकसभा चुन के आई और फर्स्ट मीटिंग में वो रिजाइन करेगा, ठीक है। तो सारी चीजें समझ में आ गई। अगर मैं आपको 94 का मैं अगर क्रक्स बताऊं, यहां पे आर्टिकल जो है वो 94 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या कहता है, अरे यार रुको, आर्टिकल 94 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि किस तरीके से जो है स्पीकर भी और डिप्टी स्पीकर भी, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, डिप्टी स्पीकर भी जो है ऑफिस को कैसे वैकेट करेंगे, ठीक है, किस तरीके से जो है वो ऑफिस में से रिजाइन करेंगे, किस तरीके से ऑफिस में से उनका रिमूवल होगा, इनके बारे में डिस्कस करता है,
हमने डिटेल में ऊपर डिस्कस किया कि वो वैकेट कर सकता है, चाहे वो वेकेशन किसी भी तरीके से होती है, चाहे वो डेथ हो गई है, बीमार है, कोई भी कारण है, तब तो वो डिप्टी स्पीकर उसका काम करेगा। अब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, अगर दूसरा बात है रेजिग्नेशन, तो वो एक दूसरे को रिटर्न में लिख के देंगे तो रिजाइन होगा। तीसरा क्या है, रिमूवल। तो रिमूवल के लिए मैंने बताया 14 डेज का नोटिस, 14 डेज नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को ये रेजोल्यूशन मूव करने से पहले। अगर रेजोल्यूशन मूव हो गया तो मेजोरिटी के साथ, मेजोरिटी ऑफ द देन मेंबर, ठीक है, 545 हैं तो उनकी मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी के साथ जो है अगर वो पास हो गया तो स्पीकर को रिमूव कर दिया जाता है। एक लास्ट चीज हमने डिस्कस ये की कि फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा जो है, फॉर एग्जाम्पल क्या, लोकसभा 5 साल में डिसॉल्व होती है, ठीक है, 5 साल इसके पूरे होने के बाद लोकसभा डिसॉल्व होती है। डिसॉल्व होने के बाद ये नहीं कि स्पीकर भी जो है साथ में अपने पद छोड़ देगा, नहीं, तब तक नहीं जब तक कि न्यू लोकसभा, जैसे ही न्यू लोकसभा अपॉइंट हुई, ठीक है, उसकी पहली मीटिंग में जो है इस्तीफा दे देगा लोकसभा से, जो है वो रेजिग्नेशन दे देगा कौन, स्पीकर, और नया जो है स्पीकर नियुक्त होगा, न्यू स्पीकर जो है इलेक्ट होगा। उसके बारे में हमने प्रीवियस जो है लेक्चर में पढ़ा है, इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, जो लोकसभा के सारे मेंबर जो है इलेक्ट करते हैं मिलकर, समझ गए। तो ये सारी बातें थी आर्टिकल जो है 94 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे ज़्यादा इससे बाहर आपको कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। अगर मैं तो कहता हूँ अगर आप आर्टिकल्स को 1 से लेकर जो है 345 तक कर लोगे तो आपका प्रीलियम्स पर्सपेक्टिव से और हाफ ऑफ द मेंस पर्सपेक्टिव से आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही जान लिया है, उसकी एक्सप्लेनेशन को आपने जान लिया है, तो यू डोंट नीड कि आपको बल्कि बुक पढ़नी पड़े। इंडियन पॉलिटी पढ़ने का कोई फायदा नहीं अगर आपको इंडियन आर्टिकल्स जो है सारे पता है कि ये आर्टिकल क्या कहता है, फलाना आर्टिकल, एटलीस्ट आपको एक्सप्लेनेशन पता है। सारे आर्टिकल्स मेमोराइज करना बाय हार्ट तो टफ है, बट आपको अनुमान है कि फलाना आर्टिकल क्या कहता है, फलाना आर्टिकल के बारे में, या फिर आप जनरली भी अगर आर्टिकल्स की एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे तो यू हैव मास्टर्ड। मेंस में थोड़ी एग्जांपल्स, थोड़ी केसेस, थोड़ी और चीज़ें याद करने की होती है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। अगर इसके साथ आप इंपॉर्टेंट केसेस अगर सप्लीमेंट कर लोगे, प्रोज एंड कॉन्स डिफरेंट आर्टिकल्स के पढ़ लोगे, तो आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों हो सकता है। ओके, पॉलिटी से रिलेटेड मैं ये बात कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 95 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।